अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 27 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। व्यूअर्स, 3 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, एहसन भोन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक दरखास्त ताहयात नाअहली को ख़त्म किया जाए, किन 2 शख्सियात के हवाले से इस पर तफसील से बात करेंगे और इसके साथ जुड़े हुए मुहर्रिकात लंदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो इकट्ठे किए गए, जो बनाए गए और अब जो बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है अदालतों के सामने, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। दूसरी अहम खबर, शेख रशीद साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें शहजाद अकबर के हवाले से बात हुई, अदालतों में केसेस के हवाले से बात हुई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत यानी इमरान खान साहब एक पेज के ऊपर हैं, और फिर जो मजीद बातें हुई इस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, जो मामला है ताहयात नाअहली का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। कुछ मुदरजात मैं आपके सामने रख देता हूं, मौकिफ क्या इख्तियार किया गया और फिर लंदन में क्या होता रहा उस दौरे के दौरान जब एहसन भौन साहब यहाँ पे मौजूद थे। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर कुछ हकायक उससे पहले के भी हैं, जब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई तब क्या हुआ। दरखास्त में व्यूअर्स मौकिफ इख्तियार किया गया कि ताहयात नाअहली के असूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आइन के आर्टिकल 184/3 के तहत सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट अमूर अंजाम नहीं दे सकती और इन अदालती फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी नहीं मिलता जो इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। दरखास्त में कहा गया कि अपील के हक के बगैर ताहयात नाअहली बुनियादी हकूक और मुतलका हल्के के वोटर्स के साथ भी एक नाइंसाफी और हक तलफी है। एहसन भौन की जानिब से दरखास्त में वफाक को फरीक बनाया गया है और फिर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं, और जहांगीर तरीन साहब, उनकी जो ताहयात नाअहली है, इसके हवाले से ये कहा गया है कि कहा तो नहीं गया लेकिन ये ज़रूर है कि इसका फ़ायदा जो है वो किसको होगा। देखिए, आपको याद रखना होगा, एहसन भौन साहब जज भी रह चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब होने के बाद एक इजलास का इनेकाद किया, कॉन्फ्रेंस करवाई गई आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के नाम से, और उसके अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि वहां पर नवाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की, आला अदलिया के जजेस साहिबान भी तकरीर करते हैं। एक शख्स जो भागा हुआ था उसको मौका फराहम किया गया कि वो उसी प्लेटफॉर्म पर आकर तकरीर करे जहां पर अदालतों के जज साहिबान भी मौजूद थे, जो रूल ऑफ लॉ का जिक्र करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ जिनकी ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने फैसले करने हैं, इंसाफ की बात करते हैं और इंसाफ पर अमल करना, लोगों को जजा सजा का फैसले सुनाना, ये इन अदालतों के जजेस की जिम्मेदारी है। इनका फर्ज है जिसको वो खूब निभा रहे हैं। उस मकाम के ऊपर एक ऐसा शख्स जो मुल्क से भागा हुआ है, अदालतों को मतलूब है, इश्तिहारी है, वहीं पे खड़ा होकर तकरीर करता है। ये एहसन भौन साहब की एक क्वालिफिकेशन है। एहसन भौन साहब अगर ये कहें कि मुझे नहीं मालूम था कि इन्होंने क्या बातें करनी है, या मुझे मालूम नहीं कि इसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की अदालतों के साथ जोड़ा जाएगा या नवाज शरीफ साहब ने आना था, ऐसा नहीं है व्यूअर्स। इनको मालूम भी था किसने तकरीरें करनी है, कौन मौजूद होगा। अगर वो इससे इनकार करें तो मैं ये समझता हूँ कि हम इतने जो है वो मासूम नहीं हैं, लोग पाकिस्तान की अवाम इतनी मासूम नहीं है। फिर क्या हुआ, एहसन भौन साहब बरतानिया यात्रा करते हैं। मेरी उनसे 2 दफ़ा फ़ोन पे मुलाकात, टेलीफोन पर बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने चूँकि पुराना ताल्लुक था हमारा, ताल्लुक अदालत की हद तक था, जज थे, हम जाते थे, फिर उसके बाद वो जज से हट गए, फिर भी वो बार में बहुत एक्टिव रहे, लोगों से मुलाकातें रही उनकी, बतौर रिपोर्टर हमारी उनसे मुलाकात रहती। तो उस ताल्लुक की बुनियाद पे जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में मेरे से गुफ्तगू की और बताया कि वो क्यों आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो लंदन अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, सेंट्रल लंदन में मौजूद हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन जिस तरह ही वो पाकिस्तान गए, हमने उससे पहले खबर दे दी थी कि एहसन भौन साहब यहाँ पे मौजूद थे, और फिर उन्होंने, ये कैसे मुमकिन है कि उनकी मुलाकात नवाज शरीफ से ना हुई हो, और ये जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है ताहयात नाअहली को ख़त्म करने का, उसमें उनका हिस्सा ना हो। नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं जा सकते, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी अदालत में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इसलिए कि उन्हें अपने आप को पाकिस्तान की अदालतों के सामने पहले सरेंडर करना होगा। उनका वकील हाजिर नहीं हो सकता क्योंकि सरेंडर करना इश्तिहारी के लिए ज़रूरी होता है अदालत के सामने, यानी अपने आप को रहमो करम पे छोड़ना, फिर कोई वो दरख्वास्त दे सकता है। अब इस टाइम में, क्योंकि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ख़ुसूसन उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर शहजाद अकबर मौजूद थे, और शहजाद अकबर का अब जाना, और इसको टाइमिंग को क्यों पिक किया गया, इसलिए किया गया
کہ सेटअप नया आ गया है, लोग नए आ गए हैं, लोग इस पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की बहस चल रही है कि जनाब बेहतर होगा, बेहतर नहीं कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होगा। सिस्टम को समझने में, केसेस की नोयत को समझने में वक्त लगेगा मुसद्दिक साहब को, और वो क्यों लगेगा? वो इसलिए लगेगा कि कोई केस छोटा हो बड़ा हो उसमें वक्त लगता है केसेस की डिटेल को समझने में, और अब नए साहब जो आए हैं इनको समझने में वक्त लगेगा, और वो वकील भी नहीं है। इनको रिलाई करना होगा उन रिपोर्ट्स के ऊपर जो उनके सामने रखी जाएंगी, अपनी लीगल टीम के साथ को देखना पड़ेगा। तो इस तनाजुर में ये मुश्किल हो जाएगा। अब एहसन बोन साहब ने इस टाइमिंग को इसलिए भी पिक किया क्योंकि इस वक्त एहतसाब का अमल और एहतसाब के हवाले से हुकूमत के अंदर हमें एक रिजेंटमेंट नजर आती है, किसी को तब्दील कर देना, नए बंदे को लेकर आना, और फिर शेख रशीद साहब ने आज जो कुछ कहा वो भी अलार्मिंग है, उस पर भी मैं आगे चलकर बात करूंगा क्योंकि शहजाद अकबर साहब के हवाले से बात कही है। तो एहसन भोन साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, व्यूअर्स मैं आपको पहले बता दूं, उस वक्त जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस वक्त भी ये बात कही गई कि ये ता हयात नाअहली नहीं है, इसमें हमें हदायत लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा अदालत से कि इसका क्या मतलब है। उस वक्त इसे क्वालिफाई, इसको एक्सप्लेन किया गया कि इसका मतलब ता हयात नाअहली है। और जिससे हमारी दूसरे प्रोग्राम में बात हुई, इब्राहिम राय साहब वो भी ये कह रहे थे कि जनाब जब तक आइन में तब्दीली नहीं होगी, और जो लीगल हमारी फ्रेटर्निटी जो कहती है कि जब तक आइन में तब्दीली नहीं होगी इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालतों के सामने आप पेश होंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि काबिल समात भी ये दरखास्त नहीं होगी और इसको उड़ाकर रख दिया जाएगा। और अगर वफाक इसमें आती है तो ऑब्वियसली फिर 2/3 अक्सरियत कानून में तब्दीली, आइन में तब्दीली करना होगी, जो इतना आसान नहीं है क्योंकि 184 आइन के आर्टिकल 184/3 का हवाला दिया गया, और फिर इसके ऊपर भी मजीद जो मौक़िफ़ है वो सामने आना ज़रूरी होगा हुकूमत की तरफ से भी। लेकिन अदालतें इसको एंटरटेन नहीं करेंगी क्योंकि अदालतों का ये फैसला है, और किस ग्राउंड्स के ऊपर ये फैसला सुनाया जाएगा या इसको काबिल समात करार दिया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला आ चुका है। अब दूसरी अहम खबर, शेख रशीद साहब इन एक्शन है, और शेख रशीद साहब इन एक्शन जब भी होते हैं तो इसका मतलब ये है कि शेख रशीद साहब ने कुछ ना कुछ किसी ना किसी की वो तर्जुमानी कर रहे होते हैं। वो ये भी मुमकिन है कि वो तर्जुमानी कर रहे हों पिंडी की, वो ये भी तर्जुमानी है वो तर्जुमानी कर रहे हों इमरान खान, जो बात वो खुद से बतौर प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सकते। उन्होंने ये कहा कि शहजाद अकबर और इमरान खान के दरमियान नाराजगी है। वो क्या कहते हैं, मैं आपके सामने चीजें रखता हूं, फिर इस पर बात करेंगे। वो ये कहते हैं कि दरमियान नाराजगी की वजह नवाज शरीफ और बैरून मुल्क भेजे गए पैसे वापस ना लाना है। ये तो बोर्न ऑफ कंटेंशन है। 22 करोड़ आवाम नाराज बैठी है तो सिर्फ इमरान खान की नाराजगी जो है वो नहीं बनती, लेकिन इसका जिम्मेदार शहजाद अकबर को ठहराना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है वो भी मैं आपके आगे चलकर आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा और आपको खुद समझ में आ जाएगी कि ये बात दुरुस्त है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से, एहतसाब के हवाले से जब बात हुई तो वो ये कहते हैं कि शहजाद अकबर के इस्तीफे और वज़ीर आज़म की उनसे नाराजगी की वजह नवाज शरीफ को वापस ना लाने समेत पैसे भी वापस ना लाना है। वो ये कहते हैं कि उन्होंने अरबों की करप्शन की, एक एक मुलाजिम के अकाउंट में 4-4 अरब रुपया बरामद हुआ, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, लेकिन हम उनसे पैसे नहीं निकलवा सके। अब आपको ये भी याद रखना होगा, शहजाद अकबर के अंडर वजारत जो FIA भी थी, दाखिला भी किसी तरह उनके अंडर आ जाता है क्योंकि वो मुशीर थे। उस पर उन्होंने अपनी मशावरत जो करनी है और जो एहतसाब का अमल है जिस तरह वो करते रहे, बाहर की गवर्नमेंट से किस तरह डील करना है, पाकिस्तान में कैसे डील करना है, दुनिया में जहाँ जहाँ भी करप्शन का पैसा गया उनसे जब आप बात करेंगे तो क्या कहेंगे। आपको एक ओहदा चाहिए था जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अपनी फाइंडिंग्स लेकर आते रहे और फिर उनको इकट्ठा करते रहे कागज़ों की सूरत में, अकाउंट्स की सूरत में, और ये सब कुछ हुआ। अब हमारी इत्तलात ये है कि शेख साहब कई नाराज थे उनसे, क्योंकि अगर आपकी मिनिस्ट्री हो और उसमें कोई दूसरे शख्स की मुदाखलत हो तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। FIA में मुदाखलत किसी सूरत भी शेख रशीद साहब को पसंद नहीं थी, और अब वो जो बात कर रहे हैं ऑब्वियसली ये बात इसी तरह हो, नाराजगी हो इसलिए इस्तीफा या मांगा गया या दिया गया, कहीं ना कहीं तो कोई बात है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब बाहर आकर ये नहीं कहेंगे कि जनाब शेख साहब जो बात कर रहे थे गलत थी, और शायद वो ये भी नहीं कहेंगे कि आप इसकी जो है तरदीद करें, चूंकि ऐसा नहीं होगा। शहजाद अकबर साहब के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा, लेकिन वो ये कहते हैं कि अदालतों में मुकदमात लेकर जाए जाते हैं,
तैयारी नहीं थी, एविडेंसेस जिस तरह प्रेजेंट किया जाना था वैसे नहीं। अल्फाज उनके क्या हैं? दुरुस्त तैयारी नहीं की गई, चोरों, डाकुओं, करप्ट और बददयानत लोगों को कानून को गिरफ्त में लाने के लिए इमरान खान को वोट मिले, एहतसाब इमरान खान का सबसे बड़ा नारा था, मगर हमें वो कामयाबी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। उसका सारे का सारा जो मलबा है वो शहजाद अकबर पे इन्होंने डाल दिया। और फिर ये कहते हैं कि बरतानिया के साथ कैदियों के तबादले के हवाले से जो बात हुई उस पर भी उन्होंने कहा कि कोशिश हम कर रहे हैं, नवाज शरीफ को वापस लाना है। ये वही कोशिश है जो शहजाद अकबर ने भी की, ये वही कोशिश है जो जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान भी कर चुके हैं। चौधरी शुजात साहब ने आज ये बात कही कि इमरान खान और दूसरी जो जितने भी लोग मिनिस्टर्स हैं उन्हें कहा कि अपनी तवज्जो 22 करोड़ अवाम की तरफ रखें और नवाज शरीफ साहब को भूल जाएं, चूंकि उन्होंने वापस नहीं आना। व्यूअर्स, ये बात अगर आप को मैं कम से कम बताऊं, और जो हालात यहां पर हैं, बरतानिया की हुकूमत जो अपीलें चल रही हैं, जो केसेस इनके बरतानिया में रहने के हवाले से हैं, इस पर अगर बरतानिया की अदालत भी कह देती है ना नवाज शरीफ साहब को कि आप यहां से चले जाएं और फिर वापस आइएगा वीजा लेकर और फिर देखेंगे क्या होता है, इसके बावजूद बहुत सारी दीगर सूरतें मौजूद हैं कि नवाज शरीफ यहां पर रह सकें। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इसहाक डार साहब है। इसहाक डार को पाकिस्तान नहीं लाया जा सका। इसहाक डार बरतानिया में मौजूद हैं और किन हालात में वो भी आपके सामने है। तो आपके पास इसहाक डार की एग्जाम्पल है। इसके तनाजुर में आप नवाज शरीफ को पाकिस्तान ला सकते हैं या नहीं ला सकते, आप खुद इसका को एनालाइज कर लें, क्योंकि हुकूमत तो एनालाइज कर बैठी है कि इनको लाना मुमकिन नहीं होगा। एंड आई पर्सनली फील, और मैंने ये बात पहले भी कही, कि आप एक ऐसी बंदगली में भाग रहे हैं और एहतसाब का नारा बिल्कुल ठीक है लगाएं, लेकिन जो असल मसाइल हैं उसकी तरफ आपको जाना होगा। 22 करोड़ अवाम आपकी तरफ देख रही है। वज़ीर आज़म सिर्फ किसी एक जमात का नहीं है बल्कि पूरी मुल्क का वज़ीर आज़म है, और जो मसाइल हैं इसकी निशानदेही बहुत होना जरूरी है। व्यूअर्स, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी और ये एक निचोड़ है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान में इरादे की कमी नहीं, वो कहते हैं कि एनआरओ देना गद्दारी होगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग जो ये बात करते थे कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो फौजी क़यादत है इमरान खान के साथ एक पेज पर नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो उन्होंने दी। मुल्क का फायदा इसी में है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक सफ़े पर हों। वज़ीर आज़म इमरान खान फौजी क़यादत में कोई इख्तलाफ नहीं, और फौजी क़यादत का फैसला है कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की सोच में फ़र्क हो सकता है, मगर ऐसा नहीं कि वो एक सफ़े पर है। अब देखें, जो कल की मुलाकात थी उसने तो ये वाज़ेह कर दिया कि बॉडी लैंग्वेज आपको क्या बता रही है, लोग क्या बता रहे हैं, हालात क्या हैं, और फिर बार बार मिलना इस चीज़ की अक्कासी करता है कि फ़ौज और पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की जो सिविल इदारे हैं, पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो एक पेज पर है। नून लीग ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इस निज़ाम को ढेर किया जा सके, इस निज़ाम को गिराया जा सके, लेकिन निज़ाम गिरने वाला नहीं है। व्यूअर्स, इमरान खान अपनी मुद्दत भी पूरी करेंगे और इसके बाद अपना एक भरपूर अंदाज में इलेक्शन में जाएंगे, और अब तक की जो वाइब्स आ रही हैं उससे तो लगता यही है कि इनको अगले इलेक्शन में भी कामयाबी होगी। क्योंकि आपको याद रखना है, ये केसेस जो खेले जा रहे हैं, नून लीग की जो अपोजिशन की जहाँ पे ये मौजूद हैं वहाँ से ये सिर्फ केसेस खेलेंगे और अदालतों में नहीं खेलेंगे, बाहर बैठकर खेलेंगे। बरतानिया में एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। कल किसी ने मुझसे कहा भी था कि आपने इसे रिपोर्ट क्यों नहीं किया। देखिए, बाज़ मामलात रिपोर्ट करने पे ख़राब हो जाते हैं। कुछ लोगों ने तो कुछ मतलब निकालना था, इसे रिपोर्ट कर दिया, और कुछ लोगों ने अपना मौक़िफ़ भी दे दिया, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और बरतानिया में शहबाज शरीफ के हवाले से नेशनल क्राइम एजेंसी की जो मामलात थे, उसके ऊपर जो इंक्वायरी हुई, अगर इसका रिकॉर्ड पब्लिक हो जाता है तो देयर विल बी अ सरप्राइज फॉर एवरीबॉडी कि क्या कहा गया। क्योंकि पाकिस्तान में कहा गया कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्लीन चिट दी है। अता तारुर साहब से हम फिर पूछेंगे जब रिकॉर्ड हमारे सामने आएगा, भाईजान बताएं, आप तो कुछ और कह रहे थे लेकिन इसकी फाइंडिंग्स में तो बहुत और कुछ कहा गया। तो इस पर भी हम आपके सामने जो कुछ चीज़ें हैं वो लेकर आएंगे। लेकिन व्यूअर्स, अब तक की जो सूरत हाल है आपको बताते चलें। नवाज शरीफ साहब इसी तरह एक मामला चलता रहेगा, वो खेलते रहेंगे, पिटीशन दरखास्तें और अपने जो लोगों ने रखे हैं वो बोलते रहेंगे, लेकिन उनका पाकिस्तान जाने के हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन मंजूर वसान ने तो खैर ये कहा भी है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो शायद उस वक्त कोई सूरत हाल बन जाए कि वो मुल्क में वापस आ जाए, लेकिन हमें इस पर भी डाउटफुल है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो खतूत लिखे गए, आज भी एक ख़त लिखा गया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसे पढ़ भी रहा था। और क्योंकि पाकिस्तान की व्यूअर्स आवाम भी थक चुकी है, जो बार बार हम आपके सामने
ان کی جو چوری ہے، جو ان کے اوپر الزامات ہیں، اس کا ذکر کر کے، اور ایک خط لکھا گیا ہے، اور یہ خط جو ہے وہ لکھا گیا عالیہ حمزہ کی طرف سے، جو ممبر قومی اسمبلی ہیں، اور انہوں نے کیا کہا یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ کہتی ہیں، خط کا متن ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو لکھا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا ترجمانوں کی میٹنگ ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ کس قسم کی چوری انہوں نے کی۔ فرق حبیبی صاحب نے تو فلور آف دا ہاؤس بھی کہا کہ میں وہاں جا کر بات کروں گا، ان کے سامنے روز یہ رکھوں گا کہ بتائیں گے پیسے آپ کے اکاؤنٹس میں، یہ جو آپ کے جو ملازمین تھے ان کے اکاؤنٹ میں کیسے آئے۔ اچھا، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی جواز نہیں بنتا کہ اپوزیشن لیڈر رہیں، ایک کرپٹ انسان ہیں۔ کیا پیک اپوزیشن لیڈر کی کرپشن پر خاموش رہے گی؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ احتساب کرے شہباز شریف کی کرپشن کا، شہباز شریف فیملی ملازمین کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی منتقلی کا نوٹس لیا جائے۔ شہباز شریف کے ملازمین کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے کیسے منتقل ہوتے ہیں؟ ہزاروں روپے تنخواہ والے ملازمین اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے شہباز شریف کے اکاؤنٹ سے منتقل ہوئے۔ ایف آئی اے نے شہباز شریف فیملی کے 14 ملازمین کے 28 بے نامی اکاؤنٹس کا سراغ لگایا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں روپے ملازمین کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں جو تنخواہ دار تھے، لیکن کروڑوں روپیہ ان کے اکاؤنٹ سے نکلتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمد اسلم کیشر کی تنخواہ 10,000 لیکن اکاؤنٹ میں 1.7 ارب روپیہ، اظہر عباس کلرک کی تنخواہ 9,000 لیکن اکاؤنٹ میں 1.6 ارب روپیہ، غلام شبیر کے اکاؤنٹ جو سٹور کیپر تھا اس کی تنخواہ 10,600 لیکن اکاؤنٹ میں 1.5 ارب روپیہ ڈپازٹ ہوتا ہے۔ پھر خضر حیات کا نام لیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ اقرار حسین کلرک کی تنخواہ 13,000، انور اسسٹنٹ 15,000۔ یہ سارے نام ہیں ویورز، اور میں تو خیر تھک گیا ہوں، مجھے تو خیر سانس بھی چڑھ گیا کہ اس پہ بات کرتے کرتے کہ یہ ہمارے سیاستدان ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا یا کبھی کسی شخص کو آپ نے دیکھا نون لیگ کے یہ بات کرتے ہوئے کہ جناب یہ جو 14 بندے اور جو 28 اکاؤنٹس کا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کو ہاں یا نہ میں کبھی بھی عطا تاڑر، کبھی بھی آپ کو پاکستان میں جتنے بھی ان کے نون لیگ کے لوگ ہیں بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، ہمارے پہ سیاسی مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی میٹنگ کے اندر پبلک انٹریکشن میں ان اکاؤنٹس کا نام ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، کیونکہ یہ سچ ہے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے، شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے جو شیخ رشید صاحب باتیں جو کر رہے ہیں، آئی پرسنلی فیل کہ شیخ صاحب کچھ زیادہ بول گئے، اور شیخ صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ باتیں جھوٹی ہیں تو یہ جس بنیاد کے اوپر آپ کی حکومت، آپ کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں جو لکھ رہے ہیں، اور جو فلور آف دا ہاؤس بھی جو بات کریں گے، جو میڈیا میں اب آ کر بات کریں گے، آپ پھر اس کو کوٹ مت کریں، کیونکہ یہ سب چیزیں اور جن کا ذکر جو کیا جا رہا ہے یہ شہزاد اکبر کی جس کو آپ پرفارمنس نہیں مانتے، یہ اس نے اکٹھے کر کے دیے، اور اگر اکٹھے کر کے دیے اور اس پہ دم خم نہ ہوتا تو پھر آج آپ اس پر بات نہیں کر۔ ہم خود کہتے ہیں کہ اس میں دم خم ہے، اس میں جان ہے، لیکن عدالتوں کے سامنے عدالتی نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ عدالتوں میں دم خم نہیں ہے، فیصلے نہیں کرتے۔ 50 روپے کا سٹیمپ پیپر ایک طرف، اور پاکستان کی حکومت نے کہا کہ ان سے اربوں روپے کی ضمانت مانگی جائے، لیکن 50 روپیہ جیت گیا، سٹامپ پیپر جیت گیا، نظام جیت گیا، جس کو مفلوج کیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ تو خدارا یہ بھاشن ہمیں مت دیں، اور انٹرویوز میں کم از کم بی ریئلسٹک۔ سر، آپ کو حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب کچھ نہیں کر سکے، یہ نہیں ہو سکا، وہ نہیں ہو سکا۔ اس عدالتی نظام کو ٹھیک کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ویورز، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔